नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ जी चंद्रशेखर साहब हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट, कमोडिटी गुरु हैं। रविंद्र राव कोटक सिक्योरिटीज से और नरेंद्र तनेजा साहब होंगे, जिनसे हम एनर्जी मार्केट का हाल जानेंगे। और साथ ही हमारे साथ पुखराज चोपड़ा साहब भी होंगे, जिनसे हम ग्वार की ग्राउंड रिपोर्ट को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें आपको बता देते हैं कि आज किस तरह का एक्शन ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर हल्की गिरावट सोने में है, लेकिन चांदी पिछले हफ्ते 5% तक टूटने के बाद आज भी गिरावट है। फिसलकर अब चांदी 72,000 के आसपास आ चुकी है। $23.5 के आसपास चांदी कॉमेक्स पर है। क्रूड की अगर बात करें तो ब्रेंट क्रूड का भाव $86 पर है। ओपेक प्लस ने हालांकि जून की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है, उन्होंने उसको बरकरार रखा है, लेकिन सारे मेंबर्स इस पक्ष में हैं कि 2024 तक वो कटौती को आगे ले जा सकते हैं। और अतिरिक्त कटौती का ऐलान रूस और सऊदी में की तरफ से पहले ही हो चुका था। अल्जीरिया ने भी अतिरिक्त कटौती का ऐलान किया है। नेचुरल गैस की बात करें तो आज तेजी दिख रही है, सप्लाई कम होने के संकेत दिख रहे हैं। आज 1% की तेजी है 215 के आसपास, और डिमांड में भी रिकवरी की उम्मीद है। एग कॉपर की बात करें तो आज यहां पर दबाव है, सभी बेस मेटल्स पर दबाव है। कॉपर 735 के आसपास है, %0.5% तक की गिरावट यहां दिख रही है। जिंक एल्युमिनियम में भी आधे से 0.25% तक की गिरावट है। लेड दायरे में है। एग्री मार्केट में हल्दी जो 15,000 के नीचे आ चुकी है, करीब 0.25% की गिरावट यहां पर दिख रही है। जीरा और धनिया दायरे में है, 62,500 के नीचे जीरे वायदा और 7,400 के आसपास है धनिया का वायदा। लेकिन ग्वारसीड और ग्वारगम जबरदस्त तेजी के मूड में है। ग्वारसीड का वायदा 12,000, ग्वारसीड का वायदा 5,800 रुपए के ऊपर और ग्वारगम का वायदा 12,000 के बेहद करीब है। तो ये तो टॉप 10 हुई, लेकिन आज मॉनसून की चाल किस तरह की रह सकती है वो देख लेते हैं। अब तक की स्थिति ये है कि 1 जून से 6 अगस्त तक सामान्य से 3% ज्यादा बारिश हुई है। कल देश भर में सामान्य से 48% कम बारिश हुई है। यानी जो मानसून की जो रफ्तार थी वो अगस्त में अब कम होती दिख रही है। और मौसम विभाग ने बताया भी था कि 17 अगस्त तक मानसून की चाल कम पड़ सकती है। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन बिहार में अभी भी सामान्य से 48% कम बारिश हुई है। और झारखंड की बात करें तो 37% अब तक कम बारिश हुई है। और दक्षिण में केरल, जहां पर काफी कम बारिश हुई है, सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सूखे की स्थिति बनी हुई है। आज कहां बारिश हो सकती है तो पूर्वी एमपी, पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल में भी बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी आज बारिश का अनुमान जताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। कच्चे तेल की बात सबसे पहले कर लेते हैं। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $86 के आसपास है, WTI क्रूड $83 के आसपास है। ओपेक प्लस ने उत्पादन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी मार्केट के हिसाब से वो शॉर्ट नोटिस पर भी कदम उठा सकते हैं। चलिए बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा साहब हैं, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। तनेजा जी, कच्चे तेल में आगे किस तरह की चाल दिख रही है आपको, और जो जिस तरह से एडिशनल कटौती हो रही है ओपेक प्लस के मेंबर्स के द्वारा, क्या इसका असर दिखेगा और $90 के ऊपर भी ब्रेंट क्रूड जल जा सकता है क्या? देखिए, जो डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल्स होते हैं जिनकी अहम भूमिका होती है, और दूसरा जियोपॉलिटिक्स। तो डिमांड एंड सप्लाई में ऐसा तो कोई परिवर्तन आया नहीं कि कीमत जो है वो और ऊपर जानी चाहिए, बल्कि चाइना का डेटा कोई ऐसा बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, ना ही अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर के ऐसी कोई बड़ी बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अमेरिका की जो रिजर्व्स हैं उनको लेकर के थोड़ी बाजार में है फिक्र। और दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि सऊदी अरब और खासतौर से उनके जो क्राउन प्रिंस है, उनका कहना है कि जो उनका एजेंडा है विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, और उसके लिए जितनी पूंजी चाहिए जो कि तेल से ही आती है, उन्होंने कहा कीमत बढ़ानी पड़े तो बढ़ाओ, और जो भी करने की जरूरत हो, प्रोडक्शन कट की जरूरत है, प्रोडक्शन कट करो, लेकिन कीमत को $90 पर बैरल पे आप लेकर के जाएं ब्रेंट का। रूस में भी जो है थोड़ा सा पैसे की किल्लत है, तो वो भी चाहते हैं कि कीमत $90 पहुंच जाए। लेकिन अभी जहां कीमत पहुंची हुई है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ सस्टेन हो पाएगी। और $90 पर पहुंच जाए और वहां सस्टेन कर जाए, या उसको क्रॉस कर जाए और वहां सस्टेन कर जाए, मुझे अभी नजर नहीं आता। $80 से ऊपर कोई भी ब्रांड की कीमत जो है वो इन हालात में सस्टेन कर पाएगी, ऐसा नजर नहीं आता। हालांकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ओपेक और खासतौर से सऊदी अरब और ओपेक के साथ अगर रूस भी मिल जाता है, मैक्सिको भी मिल जाता है, नाइजीरिया भी मिल जाता है, तो फिर ये कीमत को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं और सफल भी हो जाते हैं।
तो इसीलिए पूरी कोशिश है सऊदी अरब की, कुवैत की और इराक की और रूस की कि तेल की कीमत को कम से कम 90 को लेकर जाया जाए। वो कहते हैं अगर हमको डीप कट्स करने पड़ेंगे तो हम डीप कट्स भी करेंगे, लेकिन जो है हम तेल की कीमत को नीचे नहीं जाने देंगे, वो आप इसे 80 से नीचे नहीं जाने देंगे। अब वो कितने सफल होंगे आज की तारीख में कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि तेल एक पॉलिटिकल कमोडिटी होती है और भारत जो कि अब चुनाव की दिशा में जा रहा है, अमेरिका जो चुनाव की दिशा में जा रहा है, और ये दोनों दुनिया के 3 बड़े उपभोक्ताओं में से 2 तो यही हो जाते हैं, और इन दोनों देशों का राजनीतिक प्रभुत्व और ओपेक के ऊपर खासतौर से सऊदी अरब पे थोड़ा बहुत दबदबा है, भारत का भी है और अमेरिका का तो काफी है। तो ऐसे हालात में तेल $90 क्रॉस कर जाए या $100 पहुंच जाए और इनके लिए चुनावी समस्याएं खड़ी हो जाएं भारत में या अमेरिका में बाइडेन साहब के लिए खड़ी हो, ये भी इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। सऊदी अरब की कोशिश के तेल को $90 पे ले जाके सस्टेन किया जाए, उसको वहीं पे रोका जाए, मुझे नहीं लगता इतना होगा, क्योंकि आज जो कीमत है उसकी कोई सप्लाई कंसर्न्स हो गई है, सप्लाई की तो कोई कमी नहीं है और डिमांड में कोई एकाएक बहुत बढ़ोतरी आ गई ऐसा भी नजर नहीं आता। यूक्रेन की स्थिति भी शांति है, बल्कि यूक्रेन पे तो शांति की बातचीत खुद सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रही है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रियाद में पहुंचे हुए हैं इसके लिए। तो ऐसे में ये कीमत बढ़ रही है, ये इसकी मुख्य वजह यह है कि बाजार इस बात को लेकर चिंतित है कि ये डीप कट कर रहे हैं और ये अनाउंस कर रहे हैं, उसके अलावा ये और कट भी कर सकते हैं जैसे कीमत। ये उसका एक रिफ्लेक्शन है, कितना टिकेगा, कितना सऊदी अरब सफल होगा, कितना कुवैत इराक सफल होगा, अभी इसे कहना मुश्किल है। लेकिन ये कीमत 90 पहुंच जाएगी तो वो आर्टिफिशियली करके पहुंचेगी और वहां टिका पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी 2 चीज़ें साफ है कि 90 तक ले जाने की तो कोशिश हो रही है, लेकिन उसके ऊपर टिकना मुश्किल लग रहा है कि क्योंकि डिमांड में भी उस तरह की रिकवरी नहीं दिख रही है और जिस तरह से चुनावी माहौल है, ऐसे में कोई सरकार भी नहीं चाहेगी इस तरह से दाम बढ़े और फिर फोकस ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म उसका नुकसान हो सकता है। तो ये भी वहाँ के मार्केट में देख रहे होंगे जो कंट्रीज है। शुक्रिया तनेजा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को समझाया कि मौजूदा स्थिति एनर्जी मार्केट की क्या है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि $90 के ऊपर ब्रेंट का भाव नहीं टिकेगा। भले ही कोशिश यहाँ पर ज़रूर चल रही है, लेकिन उनको उम्मीद है कि 80 के आसपास ही स्टेबल हो सकता है या उसके नीचे भी जा सकता है। चंद्रशेखर सर भी हमारे साथ है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है आपको मौजूदा फंडामेंटल्स को देखकर, कच्चे तेल की चाल आपको कैसी दिख रही है? मेरा अनुमान है कि कच्चे तेल में और भी जरा तेजी बाकी है और $90 तो जरूर छू लेना चाहिए ब्रेंट को और $95 तक भी जाने का संभावना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मैं देख रहा हूं, यानी कि जुलाई टू दिसंबर सेकेंड हाफ में जरूर मार्केट टाइट होते जा रहा है। फंडामेंटल्स आर टाइटनिंग। नंबर 1, उत्पादन में कटौती है, अमेरिका का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, वहां का रिग काउंट भी कम होते जा रहा है, उनका रिजर्व को दे हैव टू रिप्लेनिश द रिजर्व। तो और ओपेक ने और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दोनों का अनुमान है कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, खास करके लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, विश्व बाजार में कम से कम 2 मिलियन बैरल्स पर डे का एक शॉर्टफॉल होगा। एंड देयरफॉर उसमें ऐसा जो माहौल में फंड्स विल प्ले अ बिग रोल। ये अब जो खेल होगा वो सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का खेल नहीं है, इट विल बी द गेम ऑफ द फंड मैनेजर्स, हेज फंड्स एंड स्पेकुलेटिव फंड्स। वो फंड वाले उसको मार्केट को काफी ऊपर ले जाने का संभावना है। तो $90 तो लगभग तय है मेरा अनुमान में, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर टाइट कंडीशंस जारी रहेगी तो जरूर $95 तक भी जा सकता है। वो कितना टाइम वहां वो रहेगा वो बोलना अभी मुश्किल है, मगर अमेरिका में रिसेशन या मंदी आने का संकेत जब तक नहीं मिल रहा है तब तक मैं समझता हूं क्रूड ऑयल का अपसाइड जारी रहेगा, अपसाइड रिस्क जारी रहेगा। ओके, यानी अपसाइड की संभावना ज्यादा यहाँ पर दिख रही है। चलिए, फंडामेंटल्स की काफी बात हो गई, लेकिन ट्रेडर्स को आज क्या करना चाहिए? रविंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, ट्रेडर्स को मौजूदा स्तरों पे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? 6,850 के नीचे है एमसीएक्स पर भाव, किस तरह की स्ट्रेटजी है आपके पास आज? गुड मॉर्निंग विशु मोहन जी। विशु मोहन जी, मेरे हिसाब से क्रूड में और थोड़ा सा एक अपसाइड बाकी है, लेकिन बहुत मिनिमल है। अगर WTI की बात करें तो $83.80 पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, जहां से प्राइसेस ऑलमोस्ट 2-3 दफे वहां से किया है नीचे की तरफ।
तो मेरे हिसाब से ये काफी स्ट्रांगली होल्ड करेगा। प्लस जो भी पॉजिटिव फंडामेंटल्स थे, आई थिंक वो ऑलरेडी प्ले हो चुका है मार्केट में, जो शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स थे। तो मेरे हिसाब से इस वीक का जो यूएस सीपीआई डेटा है वो काफी क्रूशियल रहेगा। सीपीआई डेटा के ऊपर डॉलर इंडेक्स का मूव इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस को टेस्ट करके प्राइजेस थोड़े से करेक्ट हुए हैं। 102.60 से लेके 103 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है डॉलर इंडेक्स में, उसे टेस्ट करके थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। तो अगर सीपीआई डेटा कोई भी अपसाइड सरप्राइज दिखाता है तो वी माइट सी डॉलर इंडेक्स अगेन गोइंग हायर टुवर्ड्स 103 103.50। और इन दैट सिनेरियो क्रूड में हमें करेक्टिव मूव देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत अपसाइड बाकी है। मुझे लगता है कि 6,880 से लेके 6,900 तक के लेवल्स आ सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इट इज अप्रोचिंग द रेजिस्टेंस, थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। हमने 77.50 के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का व्यू दिया था, जिसका टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है। तो आई वुड से कि थोड़ा सा कॉशियस रहे शॉर्ट टर्म में। इंट्राडे में और थोड़ा सा एक अपसाइड है, तो 6,880 890 तक का टारगेट्स ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ओके, शॉर्ट टर्म में कॉशियस रहने की जरूरत है, लेकिन इंट्राडे के लिए 6,830 पे खरीदारी की सलाह, 6,880 के टारगेट के लिए। गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए आज? 59,400 पे गोल्ड है। चांदी पिछले हफ्ते 5% तक टूट गई थी, आज भी दबाव दिख रहा है। 72,000 के आसपास चांदी है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे गोल्ड और सिल्वर में? गोल्ड सिल्वर में भी मुझे लगता है कि जो सीपीआई डेटा है वो काफी क्रूशियल रहेगा इस वीक में। थोड़े से फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस भी है। आई थिंक जो सितंबर पोजीशनिंग है फॉर फेड रेट हाइक वो काफी क्रूशियल रहेगा। सीपीआई डेटा इसके लिए मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस एक्शन देखें तो गोल्ड में पिछले वीक में जो फॉल आया था और फ्राइडे को जो एक बाउंस बैक हमने देखा था, उसके चलते दो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं। एक डोजी बना है, एक बुलिश एनगल्फिंग बना है, जिसका कंफर्मेशन $1950 के ऊपर आएगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस $1984, जो कि एक मल्टी रेजिस्टेंस जोन हो चुका है, उसके आसपास आ सकता है। दिस इज फॉर द स्पॉट गोल्ड व्यू। सिल्वर में भी मुझे लगता है कि $23.10 का एक 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जहाँ पे प्राइसेस ने सपोर्ट लेके वहां से एक बाउंस बैक दिया है। तो मेरे हिसाब से $23 बहुत क्रूशियल होगा। उसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो सिल्वर में और थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाइंग जोन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा नीचे आ सकता है सिल्वर में, 71,700 तक के लेवल्स पॉसिबल है। 72,500 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो होल्ड है तब तक सेल में रह सकते हैं। 72,500 के ऊपर फिर से बुलिश मोमेंटम शुरू हो सकता है इसमें। गोल्ड में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बारी 59,300 से लेके 250 तक के लेवल्स पॉसिबल है। गोल्ड में भी 59,500 के ऊपर रेजिस्टेंस है, 550 के ऊपर। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो 59,800 तक के लेवल देख सकते हैं। तो आई थिंक दोनों तरह का ट्रेड रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जब तक सपोर्ट्स आते नहीं है तब तक गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा वीक लग रहा है फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। ग्वार की, क्योंकि ग्वार में जबरदस्त तेजी दिख रही है। ग्वारगम का वायदा 12,000 के पार निकल चुका है, 5% से ज्यादा की तेजी। और ग्वार सीड का वायदा 5,850 के आसपास, 3.5% की तेजी यहां पर दिख रही है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा साहब हैं, एग्री एक्सपर्ट है। सर, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, आपको क्या लग रहा है, क्यों ये तेजी आई है? क्या मौसम विभाग का जो अनुमान है कि अगले 2 हफ्ते कम बारिश होगी राजस्थान में, ये वजह है या कुछ और? देखिए विश्व मोहन जी, जो पहला चरण था बिजाई का वो कंप्लीट हो गया और बिजाई लगभग सामान्य सी हो गई है, लगभग जो सरकार का लक्ष्य है उसके अनुरूप। पर बिजाई के बाद में बरसातें भी चाहिए फसल के लिए 2 चरण की। तो पहले चरण की बिजाई की बरसात हो चुकी, दूसरे चरण की बरसातें बाकी है। उस पर ये जो लगातार अभी मौसम विभाग की 2 दिन से ये खबरें आ रही है कि अगस्त में पूरा प्रकोप रहेगा अल नीनो का और बरसातें कमजोर होगी और कमजोर माइनस में भी जा सकते हैं। आज भी स्काई मेट में यही बोला है कि माइनस भी जाता है। इसी वजह से ये बाजार में तेजी आई है। और आगे फ्यूचर में यदि 20 अगस्त तक 15 अगस्त तक बरसातें नहीं होती है तो ये बाजार और खिंच जाएगा, क्योंकि सारो दारोमदार है वो अगली बरसात पे है कि बुआई हो गई, पर बुआई के बाद यदि बरसात नहीं हो तो फसल बिल्कुल कमजोर रह जाती है। तो हमें पहले की तरह ये देखना चाहिए, जिस तरह से जीरा की बिजाई ज्यादा हुई, इसबगुल की बिजाई ज्यादा हुई, पर बरसात ने उसको खराब कर दिया। तो ईल्ड को नुकसान पहुंचाने वाली बात है वो 20 अगस्त 25 अगस्त के आसपास बरसात चाहिए। वो यदि नहीं होती है, और जैसा कि मौसम विभागों का अनुमान है
कि यहाँ कमजोर रहेगा तो ये निश्चित रूप से इसकी फसल पे बड़ा असर आएगा और ये बाजार तेजी की ओर चला जाएगा। और अभी भी इसी वजह से बाजार तेज हुआ है विश्वमोहन जी। यहाँ पर प्ले कर रहा है रोल, और जो तेजी है वो मानसून की वजह से ही आई है। और इनका पुखराज जी का ये भी कहना है कि अगर कम बारिश की स्थिति इसी तरह से बनी रही और 20-25 अगस्त के बाद भी अगर बारिश नहीं होती राजस्थान में, तो ये तेजी और भी रफ्तार पकड़ सकती है। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला। लेकिन चलिए एक और खबर है चने को लेकर, क्योंकि चना 2 साल बाद चने का भाव 5500 रुपए प्रति क्विंटल के पार निकल चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ मधुर बियानी साहब हैं, MD हैं लक्ष्मी नारायण उद्योग के। मधुर जी, क्या हो रहा है चने में? क्या 6000 भी पार कर जाएगा चने का भाव? अभी तो ऐसा लग रहा है कि 6000 भी पॉसिबल है, क्योंकि एक आफ्टर लॉन्ग टाइम इसने एक ब्रेकआउट दिया है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 5500 दिल्ली के अंदर ही ट्रेड हो रहा था 2 साल से। जैसा कि आपने बताया कि ये 2 साल बाद आया है, और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 10 साल में भी चने का भाव बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। अदरवाइज आप अदर देन चना सारी कमोडिटीज के भाव मल्टीपल टाइम ग्रो हो चुके हैं। और एक ये नाफेड जो है ना, वो अपना बेस प्राइस बढ़ा रही है धीरे धीरे। नाफेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था क्योंकि नाफेड ने सारा माल MSP पे प्रोक्योर कर लिया था। पाइपलाइन एम्प्टी थी, मिलर्स के पास माल का शॉर्टेज था। तो मिलर्स की हेवी बिडिंग की वजह से और बहुत कम ट्रेडिंग सेशंस में, टेंडर सेशंस में नाफेड ने 3,71,000 मेट्रिक टन माल बेचा है, जो कि एक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट है। और आप ये देखेंगे कि ये पुराना क्रॉप बेचा है, नया क्रॉप नहीं बेचा है। तो इतनी अच्छी डिमांड के बाद नाफेड धीरे धीरे प्राइस बढ़ा रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तेजी और बढ़ने की संभावना अब यहाँ से लगाई जा रही है। शुक्रिया मधुर जी, वक्त कम था। चंद्रशेखर सर, अब गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं को लेकर खबर यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की सिफारिश FCI की तरफ से की गई है, और फूड सेक्रेटरी की तरफ से भी इस तरह के बयान आए हैं कि जो 40% इंपोर्ट ड्यूटी गेहूं पे लगती है उसे हटाया जा सकता है। क्या कहेंगे सर, क्या सरकार को फूड सिक्योरिटी की चिंता है और महंगाई की चिंता है? विश्वमोहन, गेहूं के बारे में बोलने के पहले जस्ट 1 मिनट लूंगा मैं चने के बारे में बोलने के। चना का उत्पादन, सरकार का जो आंकड़ा है, उत्पादन का आंकड़ा कुछ 135 लाख टन का उत्पादन है। वो उत्पादन मेरे अनुमान में इतना उत्पादन नहीं है, उत्पादन काफी कम है। 110 या 115 लाख टन का ही हमारा देश में चना का उत्पादन है। ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमारा देश में जो डिमांड है वो करीबन 90 लाख टन का है। तो इसके लिए भाव कम हो गया था और नाफेड ने खरीद लिया कुछ 20, 22, 25 लाख टन का, जिसे अभी उनको लिक्विडेट करना चाहिए। तो इसकी वजह से ही भाव बढ़ा है, और ये भाव जारी रहेगा। शायद 200-300 रुपया इससे ऊपर भी जा सकता है, मगर ये लगभग ये जो 5,400, 5,600 इस दायरे में रहने का संभावना मैं देख रहा हूं, क्योंकि स्टॉक का भी जो बोझ है नाफेड का पास, वो धीरे धीरे दे विल स्टार्ट लिक्विडेटिंग द स्टॉक। एंड देयरफॉर अपसाइड मुझे नहीं दिख रहा है। बट ये वृद्धि हुई है भाव में, यही बहुत अच्छा है जी। किसान के लिए अच्छा संकेत है। अभी हम आते हैं गेहूं पर। गेहूं पर काफी चिंता है। आपको याद होगा यही चैनल में ET स्वदेश में हमने 2 या 3 बार कहा था, मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, शायद मई महीने में भी क्या कहा था कि सरकार का जो उत्पादन का आंकड़ा है 112 मिलियन टन, 112.7 मिलियन टन, इतना उत्पादन नहीं, 10% कम है। सब डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स काफी टाइट हो गए, और अभी हो गए। इसके वजह से एक्सपोर्ट पर भी पाबंदियां हैं, और आज ऐसा एक सिचुएशन आ गया है कि सरकार के सामने। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति गड़बड़ाई थी, आपने पहले ही इसका अनुमान लगाया था कि उत्पादन इस बार कम रह सकता है, और उसी तरह की स्थिति बनती जा रही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन